हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th लेसन 2 विलियन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा और अणुसंख्यक गुणधर्म वाष्प दाब में अवनमन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम दूसरे नंबर के अणुसंख्यक गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि। तो इससे पहले कि हम क्वथनांक में उन्नयन के बारे में जानें या उसे समझें, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि क्वथनांक क्या है। तो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई भी द्रव उबलता है। जिस भी ताप पर द्रव उबलता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। और दूसरी विशेषता यह है कि किसी भी द्रव के क्वथनांक पर उसका ताप निश्चित हो जाता है, यानी उसके बाद उसमें वृद्धि नहीं होती, वो कांस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जल की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पर बॉईल होता है। और 373 केल्विन पर बॉईल होने के बाद यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने के बाद उसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं होता, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये क्वथनांक की सामान्य परिभाषा है समझने के लिए, लेकिन इसकी वैज्ञानिक परिभाषा जब हम 12th में पढ़ रहे तो हमको इसका साइंटिफिक डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। और वो साइंटिफिक डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है आपके पास नोट्स में कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर है ना। वायुमंडलीय दाब को हम लेंगे यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर या 1.013 बार। अगर एटमॉस्फेयर में लेंगे तो 1 एटमॉस्फेयर, और अगर बार में लेंगे, हम जानते हैं दाब की बहुत सारी यूनिट होती है जिसमें मुख्य रूप से 2 यूनिट फेमस है, जो है एटमॉस्फेयर और बार। तो बार में लेंगे तो 1.013 बार, और एटमॉस्फेयर में लेंगे तो 1 एटमॉस्फेयर। ठीक। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने लायक बात यह है कि किसी भी द्रव का क्वथनांक अभिलाक्षणिक होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, यानी हम बॉइलिंग पॉइंट से पता लगा सकते हैं कि ये लिक्विड कौन सा है। इसी को बोलते हैं अभिलाक्षणिक। तो ये जानकारी थी आपके क्वथनांक के बारे में। अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वथनांक में उन्नयन के बारे में देखेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। तो क्वथनांक में उन्नयन से आशय है कि विलयन का क्वथनांक सदैव शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। यहाँ पर विलयन कौन सा? विलयन वह विलयन है जो अवाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक दोनों को मिलाने पर जो बना है ना, उसको हम कहते हैं विलयन। यानी इस लेसन के अंदर जब भी मैं आपको विलयन कहूँगा तो आपको ये मान करके चलना है कि उसमें अवाष्पशील विलेय है और वाष्पशील विलायक है। ठीक। तो इस प्रकार जो विलयन बनता है उसका क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि माना कि अगर मैं वाटर की बात करूं, जल, तो अगर मैं केवल जल लूँ तो शुद्ध विलायक हो गया, प्योर सॉल्वेंट हो गया। तो ये उबलता है, यानी इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं इसमें 20 ग्राम ग्लूकोज मिला दूं तो इसका क्वथनांक 100 से बढ़ करके 100.34 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो शुद्ध विलायक जल, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। और हमने विलयन बनाया, जो इसके अंदर जो हमने अवाष्पशील विलय मिला करके विलयन बनाया, उसका क्वथनांक बढ़ गया। तो ये जो क्वथनांक बढ़ा, इसी को हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, है ना। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शुद्ध विलायक से विलयन का क्वथनांक हमेशा ज़्यादा होगा। आप अधिक शुगर मिलाएंगे और अधिक मिलाएंगे, 20 ग्राम से ज़्यादा मिलाएंगे तो फिर और अधिक बढ़ेगा। जितनी कॉन्सेंट्रेशन हम विलय की बढ़ाते जाएंगे, विलय की मात्रा जितनी बढ़ाते जाएंगे, उतना क्वथनांक बढ़ता जाएगा। तो ये आपको जानना आवश्यक है, और ये सभी पर लागू होता है। सभी प्रकार के विलयनों पर ये नियम समान रूप से लागू होता है। इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब
तो ऐसा क्यों होता है, ये हमको जानना जरूरी है। ऐसा होता क्यों है कि शुद्ध जल की तुलना में जल में अगर हम कुछ नमक मिला लें, शक्कर मिला लें या जो भी अवाष्पशील ठोस मिला लें, तो इस प्रकार जो विलयन बनता है वो जल 100 पर होता है तो वो 100 से ज़्यादा पर क्यों उबलता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण स्पष्ट कर रखा है यहाँ पर। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कम होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं और कई बार इस लेसन में मैं बता चुका हूँ कि शुद्ध विलायक की तुलना में अवाष्पशील विलय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट युक्त विलयन का वाष्प दाब वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सतह पर वाष्पशील अणुओं की संख्या कम हो जाती है और वाष्प कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, है ना। और ये भी हम जानते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक वो होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो ताप बढ़ाने पर अतः वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए शुद्ध विलायक को कम गर्म करना पड़ेगा, जबकि विलयन को अधिक गर्म करना पड़ेगा। और इसी कारण से विलयन का बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होता है प्योर सॉल्वेंट की रेस्पेक्ट में। तो इसको हम थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में नीचे समझा रहा हूँ। इस डायग्राम को देखिए आप। इस डायग्राम में देखो दो प्रकार के हमारे पास यहाँ पर डायग्राम दे रखे हैं। एक हमको दे रखा है शुद्ध विलायक। आप मान लीजिए इसमें शुद्ध जल भरा है और ये है विलयन। ये विलयन कौन सा है? जिसमें अवाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक से मिलकर बना हुआ विलयन है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अगर है, ये है माना कि पी नॉट, तो ये हो जाएगा पी एस, है ना। हम देख रहे हैं पी नॉट जो है वो ऊपर है और पी एस जो है वो नीचे है, यानी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम है। ठीक है। अब देखना आप, ये है आपका वायुमंडलीय दाब। ये जो रेखा है ऊपर की, ये है वायुमंडलीय दाब की रेखा। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पहले ही अधिक है तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए कम गर्म करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब कम है तो इसको वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाने के लिए अधिक गर्म करना पड़ेगा। ये देखो, ये वाला डिफरेंस जो है वो इस वाले डिफरेंस से ज़्यादा है। इसी कारण से विलयन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। और ये जो डिफरेंस है, सीधी सी बात है कि TbS यानी विलयन का क्वथनांक TB नॉट शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी TbS माइनस TB नॉट, ये कहलाता है डेल्टा TB। इसी को बोलते हैं हम क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब में अवनमन में क्या संबंध है वो हम निकालेंगे। प्रैक्टिकली हमको ये पता लग गया है कि वाष्प दाब में कमी होती है तो क्वथनांक में वृद्धि होती है, वाष्प दाब में कमी होती है तो क्वथनांक में वृद्धि होती है ना। लेकिन हम इसको मैथमेटिकल रूप में और इसको प्रूव कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम एक ग्राफ खींचते हैं वाष्प दाब और ताप के बीच में। हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता है, क्योंकि वाष्प ज़्यादा बनेगी तो द्रव की सतह पर प्रेशर ज़्यादा डालेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। आप यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए, टेम्परेचर अगर इधर बढ़ रहा है तो इधर देखो ये वैसे बढ़ता जा रहा है, ऊपर ऊपर की ओर है ना, तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक। अब हम यहाँ पर 3 प्रकार के विलयन लेते हैं। एक तो है शुद्ध विलायक, सबसे फर्स्ट वाला, ये है शुद्ध विलायक का ग्राफ। ये है विलयन 1 और ये है विलयन 2।
शुद्ध विलायक तो आप समझ गए, जिसमें हमने विलय कोई मिलाया ही नहीं है। दूसरा है विलियन वन। विलियन वन के अंदर हमने विलियन वन और विलियन टू, ये दो प्रकार के विलियन हैं जिसमें हमने अवाष्पशील विलय मिलाया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया है। विलियन वन की कॉन्सेंट्रेशन कम है और विलियन टू की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि विलियन वन में हमने सोल्यूट कम मिलाया है और विलियन टू में हमने सोल्यूट ज़्यादा मिलाया है। ठीक है, इसलिए इनके ग्राफ में देखो जो डिफरेंस आ रहा है वो उस कॉन्सेंट्रेशन के कारण ही आ रहा है। शुद्ध विलायक का ये विलियन वन में हमने तो कम मिला है तो ये थोड़ा सा इधर आ गया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, और ये और राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, विलियन टू की सांद्रता विलियन वन की सांद्रता से अधिक है और क्वथनांक का क्रम उल्टा होगा। देखिए यहाँ पर जिसमें जितना ज़्यादा विलय मिलाया है उसमें क्वथनांक में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो सबसे ज़्यादा सांद्रता किसकी है? सबसे ज़्यादा सांद्रता विलियन टू की है। तो TB2 विलियन टू की के क्वथनांक में सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी, उसके बाद विलियन वन में, और सबसे कम क्वथनांक होगा शुद्ध विलायक यानी प्योर सॉल्वेंट का। ठीक, अब ये इसमें हम कैसे शो करेंगे, थोड़ा सा हम ग्राफ को समझ लें। इसके अंदर देखिए तीन प्रकार जो ग्राफ मिले हैं। हम जानते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो उसका क्वथनांक है TB0, ये TB0। ठीक है, और ये है वायुमंडलीय दाब। माना कि वायुमंडलीय दाब पर इसका वाष्प दाब है P0। ठीक, वायुमंडलीय दाब पर इसका वाष्प दाब है P0। उस कंडीशन में ये ग्राफ, सेकंड वाले ग्राफ को, जब इसका P0 है तब इसका है P2, विलियन वन का P1 सॉरी। जब ये P0 है तब विलियन वन का है P1 और विलियन टू का इसी पर है P2, है ना। यानी इसके वाष्प दाब में कमी कितनी हुई? देखो इसकी सांद्रता में इसमें इतनी कमी हुई और इसमें इतनी कमी हुई वाष्प दाब में। ठीक है, दिख रहा है ग्राफ से हमको। अब हम देखते हैं क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई। वाष्प दाब में कमी हुई और क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम ऐसे निकालेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये तो P0 इसका, ये इसका TB0 ये आ गया। विलियन वन का ग्राफ ये है, ये वायुमंडलीय दाब को कहाँ पर काट रहा है? यहाँ पर काट रहा है। इसके संगत टेम्परेचर क्या है? ये TB1। और जो तीसरा ग्राफ है ये इसको कहाँ काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है। इसके संगत टेम्परेचर कहाँ है? क्वथनांक कहाँ है? ये TB2। तो हम देख रहे हैं इधर वृद्धि हो रही है। देखिए इधर तो वाष्प दाब में कमी हो रही है और इधर वृद्धि हो रही है ना। तो हमको ग्राफ भी समझ में आ गया। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन में क्या संबंध है। तो देखना, क्वथनांक इनका यहाँ पर है, यानी यहाँ पर ये तीनों रेखाएं लगभग समानांतर है। एक तो ये, ठीक। दूसरी चीज़ है यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो बन रहा है ये, ठीक है। दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये। तो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं जो समरूप हैं। समरूप का मतलब इनका रूप एक जैसा है, आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल समान नहीं है, एक जैसे, यानी इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है और कोणों का अनुपात बराबर है। ठीक है, कोण भी एक जैसे, भुजाएं भी एक जैसी है, बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन समरूप है, एक जैसे दिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर दो प्रकार के त्रिभुज लेंगे। सबसे पहला त्रिभुज है XDY, दूसरा है XEZ। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए हम इसमें रेखा गणित से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? XZ अपॉन XE इक्वल टू XY अपॉन XD। देखना, XZ
एक्स जेड अपॉन एक्स ई, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात एक्स वाई अपॉन एक्स डी, इसकी ये भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। एक्स जेड अपॉन एक्स वाई और एक्स ये चला जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स जेड अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स ई अपॉन एक्स टी, ठीक है। अच्छा एक्स जेड क्या है यहाँ पर देखिए, एक्स जेड क्या है, ये है एक्स जेड। एक्स जेड क्या है, इसके समानांतर ये रहे तो ये है एक्स जेड, TB2 माइनस TB0, है ना, यानी विलियन 2 के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, ये है एक्स जेड, ठीक है। तो एक्स जेड, एक्स वाई क्या है, ये है एक्स वाई, ये विलियन 1 के TB1 माइनस TB0, यानी ये विलियन 1 के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि है ना। तो एक्स जेड अपॉन एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स जेड अपॉन एक्स वाई हो जाएगा TB2 माइनस TB0 अपॉन TB1 माइनस TB0। इसी प्रकार से एक्स ई और एक्स टी क्या है वो देखेंगे, चलो देखते हैं एक्स ई क्या है। ये एक्स ई, ये किसके समानांतर है, इसके, तो वाष्प दाब में कितनी कमी हुई वो है ये, यानी विलियन 2 के वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, P2 माइनस P0, है ना। और एक्स टी क्या हो जाएगा, ये विलियन 1 के वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, P1 माइनस P0, तो इसकी वैल्यू भी रख देंगे इसमें, ये हो जाएगा P0 माइनस P1, है ना। यहाँ पर P0 ज़्यादा है इसलिए जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटाएंगे, तो P0 माइनस P2 अपॉन P0 माइनस P1, ठीक है। तो ये तो हो गया वाष्प दाब, ये तो हो गया क्वथनांक में उन्नयन, ये हो गया वाष्प दाब में कमी। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा TB2 समानुपाती है डेल्टा P2 के और डेल्टा TB1 समानुपाती है डेल्टा P1 के, इसलिए हम कह सकते हैं डेल्टा TB जो है वो प्रोपोर्शनल टू है डेल्टा P के। इसका मतलब क्वथनांक में उतनी ही वृद्धि होगी जितनी वाष्प दाब में कमी होगी, ये इसके समानुपाती होता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है, यानी वाष्प दाब में जितनी कमी होगी क्वथनांक में उतनी ही वृद्धि होगी। अब अगर हमको क्वथनांक उन्नयन पता लग गया कि इतनी वृद्धि हुई बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, तो क्या हम इससे सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, विलेय का मोलर द्रव्यमान, अणुभार, मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार निकाल सकते हैं क्या। तो ये अणुभार निकालने की एक हम गणितीय सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। हम जानते हैं राउल्ट के नियम से वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है ना। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में कमी P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय की मोल भिन्न क्या होती है, XB। पूरे पाठ में हमने विलेय को B लिया है और विलायक को A के रूप में लिया है, सॉल्यूट को लिया है हमने B और सॉल्वेंट को लिया है A, है ना। तो विलेय की मोल भिन्न को X से बताते हैं, तो विलेय की मोल भिन्न क्या होगी, XB। अब अगर इस विलेय की मोल भिन्न को खोल करके लिखे तो ये हो जाएगा, विलेय की मोल भिन्न का सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या NB अपॉन कुल मोलों की संख्या Na प्लस NB, ठीक। अब यदि आदर्श विलयन हो यानी तनु विलयन हो यानी विलयन बहुत अधिक तनु हो, डाइल्यूट का मतलब ये है विलेय की मात्रा बहुत कम हो विलायक की तुलना में,
तो तनु विलेन के लिए होता है एन बी इज लेस देन एन ए। एन बी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, एन ए क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या अगर विलायक के मोलों की संख्या से बहुत बहुत कम हो तो वो लगभग इन दोनों का योग लगभग एन ए के बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी, क्योंकि एन बी इतना छोटा है, इतना कम है कि वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है। अगर मैं एक में 1 प्लस 0.00001 जोड़ूँ तो वो 1 के बराबर ही होगा लगभग, है ना। तो एन ए प्लस एन बी को मैं एन ए लिख सकता हूँ। तो सूत्र क्या आ गया मेरा, पी नॉट माइनस पी एस, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू हो गया एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, अब इसको अगर मैं खोल करके लिखूं तो एन बी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपन उसका मोलर मास। तो एन बी क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा ग्राम में डब्ल्यू बी अपन उसका मोलर मास एम बी। इसी प्रकार से एन ए क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा यानी विलायक की मात्रा ग्राम में डब्ल्यू ए अपन उसका मोलर मास एम ए। तो ये सूत्र आ जाएगा हमारे पास। ठीक, वाष्प दाब में जो कमी हुई उसको मैं बताता हूँ डेल्टा पी से। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी डब्ल्यू ए। ये अगर मैं डेल्टा पी की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा पी डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट इंटू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी डब्ल्यू ए। ये आया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं कि वाष्प दाब में कमी क्वथनांक में उन्नयन के समानुपाती होता है, जैसा कि हमने ये पहले सिद्ध किया था, ये दिखाया था। और डेल्टा यहाँ पर जो डेल्टा पी है उसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है। तो समीकरण 2 से डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ रखने पर, ठीक है, डेल्टा पी की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी समानुपाती पी नॉट डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी डब्ल्यू ए। तो हमने देखा कि डेल्टा टी बी समानुपाती है पी नॉट डब्ल्यू बी एम ए अपॉन एम बी डब्ल्यू ए। पिछले पेज से हम यहाँ तक आ गए थे। ठीक है, अब अगर इस समानुपाती चिन्ह को हटाऊं मैं तो एक स्थिरांक आएगा जिसे समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, के, स्मॉल के। तो ये पूरा समानुपाती चिन्ह हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा के। ये समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, अब ये समीकरण 5 जो हमको मिला, इसमें देखना ये के कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये एक तो ये के कांस्टेंट है, एक है पी नॉट जो कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो कांस्टेंट है, और एक है एम ए शुद्ध विलायक का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन कांस्टेंट टर्मों को आपस में गुणा करके इनको एक अलग नया स्थिरांक बना देते हैं जिसको बोलते हैं हम कैपिटल के। ठीक, तो हमने समीकरण 5 के अंदर इन तीनों की जगह लिख दिया कैपिटल के ये। ठीक है, तो ये भी इन तीनों को हटा दूँ अगर मैं, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने के, और बचा क्या, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए यहाँ आ गया, तो सूत्र बन गया हमारा ये। ठीक है, ये जो नया स्थिरांक कैपिटल के आया ये कहलाता है उन्नयन स्थिरांक, इसको बोलते हैं इलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्वथनांक स्थिरांक भी बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हमको ये पता है कि अगर यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी यानी 1 मोल हो, विलेय का 1 मोल हो, और डब्ल्यू ए यानी विलायक की मात्रा 1 ग्राम हो, तो डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के। लेकिन विलायक की मात्रा 1 ग्राम हो, 1 ग्राम में हम 1 मोल विलेय को नहीं घोल सकते व्यवहारिक रूप से, प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। तो हम हमारी सुविधा के लिए कॉन्सेंट्रेशन में व्यक्त करने के लिए, सांद्रता में व्यक्त करने के लिए, व्यवहारिक रूप से इसको सुविधाजनक बनाने के लिए 1 ग्राम की जगह लेते हैं 1000 ग्राम।
क्योंकि 1000 ग्राम में 1 मोल घोला जा सकता है, लेकिन 1 ग्राम में 1 मोल नहीं घोला जा सकता, है ना। तो WB/MB तो लेते हैं 1 मोल, WA लिखते हैं 1000 ग्राम। तो सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा TB बराबर K/1000। क्योंकि अब हमने जो नीचे K/WA बराबर 1 था, तो WA बराबर 1 की जगह हमने क्या ले लिया, 1000 ले लिया। तो ये हो जाएगा K/1000, ठीक है। और K/1000 एक नया कांस्टेंट बन गया, इसको बोलते हैं KB। इसको क्या बोलते हैं, KB। तो K की वैल्यू क्या निकल गई, K = 1000 KB, ठीक। अब कैपिटल K की वैल्यू आ गई 1000 × KB। इस कैपिटल K की वैल्यू को हम डेल्टा TB वाले सूत्र में वापस रखते हैं, समीकरण 6 में। समीकरण 6 क्या था, वापस देख लो। समीकरण 6 था ये, इसमें इस K की वैल्यू हम रखेंगे 1000 × KB। तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण 7 बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। तो 1000 × KB रख दिया हमने कैपिटल K की जगह। तो और ये KB एक नया स्थिरांक है जिसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, है ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक। अगर मैं इसमें KB को अलग लिखूं और इस पूरे को इस तरीके से लिखूं, तो ये जो टर्म है वो हो जाती है मोलैलिटी। मोलैलिटी की परिभाषा आप जानते हैं, मोललता किसे कहते हैं, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो यहाँ देख लो आप, ये तो है विलेय के मोलों की संख्या, WB/MB विलेय के मोलों की संख्या। विलायक की मात्रा WA ग्राम में और 1000 का भाग दिया तो वो किलोग्राम में हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। इसलिए ये पूरा जो टर्म है वो बन गया मोललता। इस मोललता को मैं बताता हूँ स्मॉल m से। तो सूत्र क्या बन गया, डेल्टा TB = KB × स्मॉल m यानी मोलैलिटी। अब ये जो KB है वो मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसको क्वथनांक मितिक स्थिरांक, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अगर मोललता का मान 1 हो तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा KB। इस m को 1 रख करके हम मोलल उन्नयन स्थिरांक KB की परिभाषा दे सकते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक KB मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, इसकी यूनिट पूछी जाती है, इसकी यूनिट पूछी जाती है एग्जाम में, और इसकी परिभाषा पूछी जाती है। तो ये जो पोर्शन है आप मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए, ठीक है। तो परिभाषा दूंगा मैं, 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर होने वाला क्वथनांक में उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, और इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये कोर्स में आपके नया जुड़ा है कि ऊष्मागतिकी द्वारा वॉन हाफ ने KB का मान निकाला। ये आपको रटना पड़ेगा, इसका अपने पास कोई आधार नहीं है, रटना ही पड़ेगा। MARTB² / 1000 × डेल्टा H। तो यहाँ MA क्या है, विलायक का मोलर मास, R है गैस कांस्टेंट, डेल्टा TB एक क्वथनांक में उन्नयन, वो भी केल्विन में, ध्यान रखना, क्वथनांक में वृद्धि किसमें, केल्विन में, और डेल्टा H वाष्पन क्या है, शुद्ध विलायक की मोलर वाष्पन ऊष्मा। अब आप सोचोगे कि इतना क्वथनांक में उन्नयन, इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन है और इतना टफ आपको लगा होगा फर्स्ट टाइम पढ़ोगे आप। तो मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया
एग्ज़ाम के अंदर ये सब याद नहीं करना है, ये आपके समझने के लिए। यहाँ मैंने लिख रखा है नोट्स में भी, एग्ज़ाम के लिए आपको केवल इतना ही याद करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या याद करना है देख लो आप। सीधी सी बात है, याद रखो, क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टी बी और वाष्पदाब में अवनमन होता है डेल्टा पी। तो क्वथनांक में उन्नयन वाष्पदाब में अवनमन के समानुपाती होता है, एक तो ये याद रखो, ठीक है। दूसरा ये है कि क्वथनांक में उन्नयन मोललिटी के भी समानुपाती होता है, ठीक है। और इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा के बी। और ये के बी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। और मोलल उन्नयन स्थिरांक को आप ऐसा का ऐसा रखो और मोललिटी को खोल करके लिख दो। मोललिटी क्या होती है? ये मोललिटी है, विलय की मोलों की संख्या WB/MB और विलायक की मात्रा किलोग्राम में WA/1000। तो आपके पास सूत्र आ जाएगा ये, और ये आपका मेन सूत्र है। इसी को आपको हर कैलकुलेशन में यूज़ करना है। हर आंकिक प्रश्न में जो भी क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वथनांक में उन्नयन दे रखा है और विलय का अणुभार निकालना है, विलय का अणुभार दे रखा है, क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, आपको ये वाला सूत्र याद रखना पड़ेगा। और ये वाला सूत्र इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बस आपको क्वथनांक में उन्नयन जो टॉपिक है उसमें केवल इतना सा पढ़ना है बस। और इसके अलावा आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा याद करनी है और उसकी यूनिट याद करनी है, बस इतना ही पढ़ना है। पूरा डेरिवेशन जो आपको समझाया है वो मैंने इसलिए समझाया कि वो कहाँ से आया ये आपको ध्यान में रहे, आपको याद नहीं करना है वो। एग्ज़ाम के लिए केवल ये सूत्र याद करना है। इसके अलावा मोलर उन्नयन स्थिरांक की यूनिट याद करनी है और उसकी परिभाषा याद करनी है, बस, ठीक। और क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है उसको समझना है, बस हो गया आपका टॉपिक। अब तो बहुत इजी हो गया। यानी आज का टोटल जो टॉपिक था वो पूरा केवल इतना सा है, ये बस इतना सा ही है और इतना ही समझना है आपको। तो मुझे आशा है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि जो भी यूट्यूब वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा, 1-2 दिन बाद डालूंगा। जैसे आज वीडियो बनाया तो मैं 2 दिन में डालूंगा। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिए, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रत्येक कुछ नंबर्स होंगे, आपको अपनी खुद के नंबर दिख जाएंगे कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, आपको पता लग जाएगा, सही आंसर भी पता लग जाएगा। तो आप थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखिए और खुद का टेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण आपका सेल्फ टेस्ट हो नहीं पा रहा है। तो आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने स्वयं की जांच कीजिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। और दूसरी बात यह कि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने वाष्पदाब में अवनमन पढ़ा है, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा है, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए। तो न्यूमेरिकल्स हम सारे अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ लेंगे सारे के सारे। उसके बाद हम वांटाव गुणांक पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कहीं तो वांटाव गुणांक का सूत्र लगता है, कहीं ये वाला लगता है, तो आपको वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे ताकि आपको ध्यान में रहे कहाँ पर कौन सा सूत्र लगाना है, वो हम लास्ट में करेंगे। तो आप इसके लिए बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपके सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं ज़रूर कराऊंगा। धन्यवाद।